स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको आइसोमेरिज्म की एक वीडियो शेयर की थी। आज उसके आगे आइसोमेरिज्म को बढ़ा रहा हूँ। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर थे, तो हमने ये बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हर एक कार्बन की दो दो वैलेंसी खाली होती है, और अगर इन खाली वैलेंसियों पर दो ग्रुप ए और बी लगा दिए जाएं तो डिफरेंट ग्रुप लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इस तरह से लगाते हैं कि दोनों बी अपोजिट हैं और दोनों ए अपोजिट हैं, और एक इस तरह से लगाते हैं कि दोनों बी सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों ए सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शन देन द आइसोमर इज कॉल्ड सिस, एंड इफ द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस। और अगर मैं मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड देखता हूँ, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में देखता हूँ, तो क्या होता है कि इनके स्ट्रक्चर देखने पर हमें ये पता चलता है कि मैलिक एसिड एक सिस आइसोमर है क्योंकि सेम ग्रुप्स सेम डायरेक्शन में है, और फ्यूमेरिक एसिड एक ट्रांस आइसोमर है क्योंकि सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपने ये देखा, whenever the same groups are present in the same direction then the isomer is called cis, and whenever the same groups are present in the opposite direction isomer is called trans। इसमें प्रॉपर्टीज में अंतर है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, फार्मूला दोनों का सेम है। अगर मैं मॉलिकुलर फार्मूला कंडेंस रूप में ले लूँ देन C4H4O4 बिलोंग्स टू द बोथ स्ट्रक्चर्स, बट सिस आइसोमर में जो आपने देखा कि दोनों COOH सेम डायरेक्शन में है, और हीट करने पर ये अपना वाटर लूज कर देंगे सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, पास पास होने की वजह से, और अपना एनहाइड्राइड बनाएंगे। मैलिक एसिड ने अपना एनहाइड्राइड दिया, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि व्हेन फ्यूमेरिक एसिड विल बी हीटेड देन नो एनहाइड्राइड विल बी ऑब्टेन्ड बिकॉज द बोथ COOH ग्रुप्स आर फार अवे एंड दे कैन नॉट लूज वाटर टू फॉर्म द एनहाइड्राइड। सिमिलरली मैं इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, जैसे कि ब्यूटूइन है, ब्यूटूइन। तो अगर मैं ब्यूटूइन का ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये सिस है, सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शन देन द आइसोमर इज सिस, एंड व्हेन द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द आइसोमर इज ट्रांस। ये ट्रांस आइसोमर है, और दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर में सॉल्युबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है नॉर्मली, और डबल बॉन्ड पर अगर दो सेम ग्रुप्स लग जाएंगे, और अगर ऐसा केस होगा कि डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में है और यहाँ पर दो सेम ग्रुप लग गए, ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड दे आर फॉर्म्ड जनरली इन द डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। मैं आपको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे अगर वो साइक्लिक हैं तब। तो अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं इसके बाद, हेक्सथ्रीन। हेक्सथ्रीन में क्या होगा कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3, ये हमारा सिस आइसोमर है, और ट्रांस आइसोमर में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3। हमेशा ध्यान रखिए कि सिस आइसोमर जो है मोर रिएक्टिव होते हैं और ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल होते हैं, और सिस आइसोमर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है मोर रिएक्टिविटी की वजह से, और ट्रांस आइसोमर्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और ट्रांस आइसोमर्स की एनर्जी कम होती है। और अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करूं देन डाइपोल मूवमेंट में सिस आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट हमेशा हायर होगा और ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट हमेशा लोअर होगा, और इस प्रकार से हम दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड इस तरह से बना दिया जाए, हमने देखा कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो बाकी वैलेंसी हैं सेम डायरेक्शन में आ रही हैं देन द कंपाउंड इज सिस, और अगर हम डबल बॉन्ड के अराउंड वैलेंसीज को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं देन द कंपाउंड इज ट्रांस, एंड बोथ विल हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल। अगर साइक्लिक में देखें, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है, तो मैं ये देखता हूँ कि डबल बॉन्ड के अलोंग वैलेंसीज अपोजिट जा रही हैं। जब वैलेंसीज अपोजिट जाएंगी तो ये क्या होगा, ट्रांस, और जब वैलेंसीज सेम डायरेक्शन में आएंगी तो वो सिस होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर, तो बॉन्ड बाकी के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में, तो ये सिस होगा।
इस प्रकार से हम सिस और ट्रांस देख पाते हैं। बोर्ड चेयर स्ट्रक्चर्स अगर मैं कंसीडर करूं तो चेयर फॉर्म में आपने देखा कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ है तो वो ट्रांस है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग जो बाकी वैलेंसीज हैं वो अपोजिट जा रही हैं। लेकिन अगर चेयर फॉर्म में डबल बॉन्ड यहाँ है देन ये सिस होगा, क्योंकि बाकी वैलेंसीज डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं बोर्ड फॉर्म ले लूँ, ये बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ देन इट इज सिस, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों वैलेंसीज सेम डायरेक्शन में ऊपर उठ रही हैं। और इसके अलावा अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है देन ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर मैं इस पर 2 OH लगाता हूँ या 2 Cl लगाता हूँ देन सेम डायरेक्शन में ग्रुप लगाने पर वो सिस होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों OH लगाने पर वो ट्रांस होगा। और यहाँ भी दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पाया जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कभी सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इस प्रकार से हमने काफी एग्जाम्पल देखे हैं सिस और ट्रांस समझने के लिए। इसके अलावा एक चीज होती है ई एंड जेड, एक चीज ई एंड जेड होती है। इसमें क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड पर हम 2 ग्रुप लगा रहे हैं, यहाँ पर मैंने F और Cl लगा दिए, चारों डिफरेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर Br और I लगा दिए। अब मैं ये देखता हूँ कि F और Cl में कौन भारी है, F और Cl में क्लोरीन भारी है और Br और I में I भारी है। F और Cl में क्लोरीन भारी है, Br और I में I भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारी भारी ग्रुप एटॉमिक वेट से हम चेक कर लेंगे सेम डायरेक्शन में देन द आइसोमर विल बी जेड। और अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ देन यहाँ पर F लगाता हूँ, यहाँ पर Cl लगाता हूँ, यहाँ पर I और यहाँ पर Br। अब मैं ये देखता हूँ कि इन दोनों में तो Cl का एटॉमिक वेट ज़्यादा है और इन दोनों में से I का एटॉमिक वेट ज़्यादा है। तो क्योंकि भारी भारी ग्रुप्स एटॉमिक वेट के अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं देन द आइसोमर कन्फिगुरेशन इज ई। ई एंड जेड कन्फिगुरेशन मैंने आपको बताए हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ये लेता हूँ कंपाउंड CH3C C2H5 डबल बॉन्ड C3H7 C4H9, तो इस केस में मैं देखता हूँ कि CH3 और C2H5 में C2H5 भारी है वेट के अनुसार, और C3H7 और C4H9 में C4H9 भारी है। भारी भारी सेम डायरेक्शन में होने पर मॉलिक्यूल होगा Z। और अगर ये भारी भारी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो देन द मॉलिक्यूल विल बी E। तो ये आपके ई एंड जेड कन्फिगुरेशन हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने देखे। इसके अलावा अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड्स में आता हूँ तो कई बार डबल बॉन्ड नेसेसरी नहीं होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए, और उस केस में हम बिना डबल बॉन्ड के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना पाते हैं। मैं अभी उसका एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ। अब सवाल इस बात का ये है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल लेता हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो इसमें हमने ये डैश डैश करके X लगाया है और दोनों डैश बॉन्ड के ऊपर है, और डैश बॉन्ड बोर्ड के अंदर जाता है पीछे दीवार के पीछे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये सिस कहलाएगा। और अगर एक वेज बॉन्ड लगा दें और एक डैश बॉन्ड लगा दें तो डैश बॉन्ड तो देखिए पीछे की तरफ है और ये हमने वेज बॉन्ड बनाया है, ये वेज बॉन्ड आगे की तरफ है। और ऐसे केस में ये जो X है वो हमारी तरफ उठ के आएगा ऐसे, और दूसरा वाला डैश वाला X पीछे की तरफ जाएगा और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और इसे हम ट्रांस बोलेंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि अगर दोनों वेज बॉन्ड हैं, दोनों वेज बॉन्ड अगर हैं, वेज बॉन्ड में जो पतला वाला सिरा है वो हमसे दूर है और मोटा वाला सिरा हमसे पास है, इसका मतलब ये दोनों X हमारी तरफ आ रहे हैं, बोर्ड से क्लास की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिस आइसोमर होगा। और अगर हम देखते हैं कि ये एक वेज बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड है और दूसरा एंटी वेज होगा, इसको उल्टा कर देंगे ऐसे करके तो ये एंटी वेज हो जाता है। यहाँ पर X लगाएंगे तो ये ट्रांस हो जाता है, क्योंकि एंटी वेज बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ जाएगा और वेज बॉन्ड जो है वो हमारी तरफ आएगा। मोटा वाला सिरा हमारी तरफ है, ये बात ध्यान रखना है, तो ये वाला X हमसे दूर जाता हुआ होगा और द आइसोमर विल बी ट्रांस। इसके अलावा अगर हम एक डैश बॉन्ड लगा दें X के साथ और एक एंटी वेज लगा दें इस तरह से, देन
द मॉलिक्यूल विल बी सिस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अगेंस्ट द बोर्ड पीछे की तरफ जा रही है, दीवार की तरफ। तो इस प्रकार से ये वेज और डैश वाले केस जिसमें कि डबल बॉन्ड की जरूरत हमें नहीं भी है, उसके अलावा भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर पा रहे हैं। इनमें ज्यादातर काफी सवाल आते हैं कन्फिगुरेशन के ऊपर। इसके अलावा दो केस और बनते हैं। वो दो केस कौन से हैं? वो दो केस ये हैं कि एक तो एल्डोक्सिम और एक कीटोक्सिम, जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो अगर हम किसी एल्डिहाइड को लें RCHO और उसमें हाइड्रोक्सिलेमीन डाल दें NH2OH, देन ये वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RC, आगे H, डबल बॉन्ड NOH, एंड द सेकंड आइसोमर विल बी RCH, डबल बॉन्ड NOH। जब भी H और OH सेम डायरेक्शन में होंगे देन द आइसोमर इज कॉल्ड सिन। जब भी H और OH अपोजिट डायरेक्शन में होंगे देन द आइसोमर इज कॉल्ड एंटी। और यहाँ भी हम देखेंगे कि अगर सिन आइसोमर को हम हीट कर दें तो H और OH पास पास होने के कारण इट विल लूज द वाटर and cyanide will be obtained, but in the anti form, anti isomer, on heating no reaction takes place because H and OH are far away and they will not form the water because they are present in the opposite direction. So that the both structures of aldoxime have different properties. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि अगेंस्ट द हीट दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, जिसमें से कि सिन आइसोमर ने वाटर निकाल करके साइनाइड बनाया है और एंटी आइसोमर ने वाटर निकाल के साइनाइड नहीं बनाया। तो बोथ आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर हम कीटोन लें और कीटोन से भी ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप सेम ले रहे हैं, ऐसे केस में हाइड्रोक्सिलेमीन डालने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। वाटर तो निकलेगा, ऑक्सीजन भी बनेगी, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन ये है कि कीटोन मस्ट पजेस बोथ द एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट। ये हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, और यहां से वाटर निकाल के हमने CH3 C2H5। एक बार तो ये OH बड़े एल्काइल ग्रुप की तरफ है तो ये सिग्मा 2 आइसोमर कहलाता है, और एक बार यही एल्काइल ग्रुप छोटे की तरफ OH आएगा, छोटे एल्काइल ग्रुप की तरफ OH आएगा, एंड द आइसोमर इज सिग्मा 1। तो इस प्रकार से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एल्डोक्सिम एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कीटोक्सिम देखा है। बाकी अगले क्लासेस में बेकमैन्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि कीटोक्सिम में होते हैं एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने पर। इस प्रकार से ये सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस हैं। और इसमें हमसे पूछ सकता है, इस तरह का कोई बड़ा मॉलिक्यूल दे सकता है, ये मॉलिक्यूल हमें दे दिया, हमसे पूछता है कि कौन सा कॉर्नर पर सिस है और कौन सा कॉर्नर पर ट्रांस है। तो हमने देखा कि दो डबल बॉन्ड है, इस वाले डबल बॉन्ड के अलोंग वैलेंसी अपोजिट जा रही है तो ये ट्रांस होगा, और इस वाले डबल बॉन्ड के अलोंग वैलेंसी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये सिस होगा। और जब एक ही मॉलिक्यूल में ट्रांस और सिस डबल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट देन द आइसोमर इज कॉल्ड डीवर्ड आइसोमर। डीवर्ड आइसोमर, जबकि हमने एक ही मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड को सिस देखा है और उसी मॉलिक्यूल में दूसरे डबल बॉन्ड को ट्रांस देखा है, ऐसे मॉलिक्यूल को डीवर्ड आइसोमर कहते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कंसेप्ट समाप्त हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस मैंने आपको बताए हैं जो कि बोर्ड्स में और कंपटीशंस में आते हैं। बोर्ड में तो केवल एक दो छोटे एग्जाम्पल्स देता है, लेकिन कंपटीशंस में काफ़ी बड़े एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, सारे केसेस मैंने बताए हैं। और अब लास्ट जो आइसोमर्स है, मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इतनी देर में बोर्ड पर आप सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं इन्हें रब कर दूंगा। तो अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमेशा तभी होता है जबकि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो। एक ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों, A, B, C और D, ये 4 अलग अलग ग्रुप एक कार्बन पर लगे हैं, देन सच कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन, और इसी को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। तो अगर ऐसा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, हमने ये देखा कि इसमें कार्बन पर 2 वैलेंसी सेम हो गई। जब 2 वैलेंसी सेम हो गई हैं,
दो वैलेंसी सेम होने पर ये कार्बन होगा एक कायरल, एंड इन सच केस इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड इफ द मॉलिक्यूल इज कायरल, कायरल मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। जैसे ये लैक्टिक एसिड है, इसमें हमने देखा कि बीच के चारों का कार्बन की चारों वैलेंसीज पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ये कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप पे रखना होता है। इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा ऑक्सीजन वाला टॉप पे रखना है और सारी कार्बन चेन वर्टिकल लाइन में लेनी है। COOH CCH3 सारे कार्बन चेन हमने वर्टिकल लाइन में लिए, बाकी बैलेंसिंग ग्रुप हमारे पास बचे H और OH। इसमें अगर हम देखेंगे कि भारी ग्रुप दाईं तरफ है, मेरे दाएं हाथ की तरफ अगर भारी ग्रुप है, OH भारी है, तो ये D होगा, D को कहते हैं डेक्स्ट्रो, एंड इसकी मिरर इमेज L होगी। मिरर इमेज इसकी L होगी, जो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। OH इधर आ गया, आपके भारी ग्रुप देखिए बाईं तरफ है, देन द कंपाउंड इज L। एंड द थर्ड आइसोमर इज DL, which is the equal mixture of D and L, equal mixture of D and L। और हम जानते हैं कि मिक्सचर की फिगर नहीं बनती, और इसको खाली लिखा जाता है equal molecules of D, equal molecules of L are mixed to form the third isomer, that is DL isomer। एंड DL की फिगर हम मिक्सचर की नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल मेंडेलिक एसिड लें, सेकंड एग्जाम्पल वी आर टेकिंग मेंडेलिक एसिड, देन मेंडेलिक एसिड में COOH टॉप पे लगाना है, कार्बन चेन वर्टिकल लेनी है, इधर H इधर OH, एंड द आइसोमर इज D। क्योंकि इसमें भी हम देखते हैं कार्बन चेन वर्टिकल लाइन में लेने के बाद जो बैलेंसिंग ग्रुप्स हैं उसमें भारी वाला ग्रुप दाईं तरफ है और ये D आइसोमर है, और इसकी मिरर इमेज में भारी वाला ग्रुप बाईं तरफ आ जाएगा और ये L आइसोमर होगा। दिस आइसोमर विल बी L, एंड L की फुल फॉर्म होती है LEVO, LEAVO, और D की फुल फॉर्म होती है डेक्स्ट्रो, DEXTRO, एंड द थर्ड आइसोमर विल बी DL। थर्ड आइसोमर विल बी DL विच इज द इक्वल मिक्सचर ऑफ D एंड L। थर्ड आइसोमर DL है जो कि D एंड L का इक्वल मिक्सचर है। और इस प्रकार से हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स देख पाते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स का अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कई प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ क्लासीफाई कर देता हूं। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स दो प्रकार के हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव में फिर दो टाइप्स हैं, D और L, और इनएक्टिव में दो टाइप्स हैं, DL और मीजो। ध्यान रखिए, मीजो आइसोमर तभी बनता है जबकि मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन होते हैं, और सिंगल कायरल जो कार्बन है उसमें DL आइसोमर बनता है, लेकिन सिंगल कायरल कार्बन में मीजो आइसोमर नहीं बनता है। तो अगर मैं देखूं तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए 4, जिसमें से ऑप्टिकली एक्टिव 2 होते हैं और उनका नाम है D और L, और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उनका नाम है DL और मीजो। नाउ इफ वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड, यह लैक्टिक एसिड है, सॉरी, इफ वी कंसीडर द एग्जांपल टार्टेरिक एसिड, देन टार्टेरिक एसिड में ये वाला जो आइसोमर है ये मीजो होता है। दिस आइसोमर इज मीजो इन द केस ऑफ टार्टेरिक एसिड। मीजो की पहचान है, इसमें POS होता है। POS की फुल फॉर्म होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में मीजो आइसोमर्स बनेंगे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है ये POS है। POS से एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर और नीचे वाले ग्रुप अलग अलग हों, इधर COOH होता है, यहाँ पर CHO होता है, और ये ग्रुप्स इस तरह से होते हैं, तो ये आइसोमर मीजो नहीं होगा, ये 3O होगा। हालांकि दोनों OH सेम डायरेक्शन में, लेकिन इसमें POS नहीं है, यहाँ POAS है। POAS का मतलब होता है प्लेन ऑफ एसिमेट्री, और प्लेन ऑफ एसिमेट्री होने की वजह से ये मीजो आइसोमर नहीं है, इट इज ए 3O आइसोमर। अब लैक्टिक एसिड के बाकी आइसोमर्स हम बना ही सकते हैं, टार्टेरिक एसिड के, सॉरी। तो देखिए, सबसे पहले COOH टॉप पे लिया, सारे कार्बन मुझे वर्टिकल लाइन में लेने आइसोमर बनाने के लिए।
पहले वाले कार्बन पर कन्फिगुरेशन चेक होगा, फर्स्ट वाले कार्बन पर, सेकंड कायरल कार्बन मुझे नहीं देखना, पहला वाला कायरल कार्बन देखना है। एंड ऑन द फर्स्ट कायरल कार्बन द हेवियर ग्रुप इज प्रेजेंट इन द राइट डायरेक्शन OH एंड हेंस द आइसोमर विल बी D एंड इट्स मिरर इमेज विल बी L। सिर्फ ऊपर वाले कार्बन पर मुझे कन्फिगुरेशन चेक करना है, सिर्फ ऊपर वाले कार्बन पर मुझे कन्फिगुरेशन चेक करना, एंड द आइसोमर इज L। तो हमने टार्टरिक एसिड के 3 केस बनाए, मीजो, D and L, and we know that the fourth case is DL isomer, which is the equal mixture of D and L, equal mixture of D and L, and ये DL आइसोमर मिला करके टोटल टार्टरिक एसिड के 4 आइसोमर्स बनते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस करने का कोई आसान तरीका नहीं है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, बट पानी में सॉल्युबिलिटी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर ऑप्टिकल आइसोमर के सोल्यूशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर दी जाए, अगर ऑप्टिकल आइसोमर के सोल्यूशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर दी जाए तो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकल आइसोमर के नेचर के अनुसार। तो अगर हम देखेंगे कि एक ट्यूब हम हॉरिजेंटली रख रहे हैं, ये हॉरिजेंटली ट्यूब है एक, इस ट्यूब में हमने एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर भर लिया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। देन क्या होगा, ये सोल्यूशन भर लिया है और यहाँ से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PPL, ये लेजर लाइट होती है, बीम की तरह आगे बढ़ती है, फैलती नहीं है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें डाली है और अगर ये लाइट सीधी चली जाती है देन द आइसोमर विल बी DL नॉट डिफ्लेक्टेड। अगर ये लाइट यहाँ से वापस लौट जाती है देन द आइसोमर विल बी मीजो। अगर लाइट वापस लौट गई उसी डायरेक्शन में जहाँ से आई थी देन द आइसोमर विल बी मीजो। और अगर ये लाइट मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ यानी कि मेरे बाएं हाथ की तरफ मुड़ रही है देन द आइसोमर विल बी L। और अगर यहाँ से मेरे दाएं हाथ की तरफ मुड़ रही है देन द आइसोमर विल बी D। इट इज कॉल्ड पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम लैब में प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बीम की सहायता से, लेजर बीम की सहायता से ऑप्टिकल आइसोमर को बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, वरना इनके बीच में डिटेक्शन का और कोई आसान तरीका नहीं है। Fill the solution in a sample tube of glass and then pass the plane polarized light beam in the solution. If the light will be reflected back, then the isomer will be meso. If the light passes straight through, then the isomer will be DL. And if the light will turn in the left direction, then the isomer will be L. And if the light turns in the right direction, then the isomer will be D. It is the simplest method to distinguish between the optical isomers. और अपने अगले वीडियो में मैं आपको कन्फॉर्मेशंस और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बचे हुए डिफरेंट केसेस बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के और यूज़फुल वीडियोस आपको रोज़ाना देखने को मिलते रहेंगे। और आपकी अगर कोई अपने टॉपिक में डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक डाल दें, उसकी वीडियो बना करके हम लोग अपलोड कर देंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।